Hey, hello learners. I am Shweta Tripathi. So today's topic is Eric Erickson's theory of psychosocial development. आज का हमारा टॉपिक है एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. So let's start. Eric Erikson has proposed a theory of stages of child development in which the personality of individual forms through a series of interrelated stages. एरिक एरिक्सन ने एक थ्योरी प्रपोज की और उस थ्योरी किससे रिलेटेड थी? चाइल्ड के डेवलपमेंट के रिलेटेड, जिसमें किसी इंसान का जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होता है सीरीज़ के थ्रू, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस के थ्रू, और वो सारे स्टेजेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. Eric Erikson places more emphasis. Eric Erikson places more emphasis on social interaction between the child and society. एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में ज़्यादातर जो जोर दिया है वो किस पे दिया है? बच्चे और बच्चे के साथ जो सोशल इंटरेक्शन हो रहा है सोसाइटी में उसके साथ. Thus, Eric Erikson speaks of psychosocial stages from birth to late adulthood. Eric Erikson visualizes psychosocial development as a series of dichotomies of desirable qualities and dangers. In the individual, it is not necessary that only positive qualities emerge. The dangerous traits may also be there. The difficulties in development arise when positive quality is overweighed by negative. Eric Erikson believes that traumatic experiences occurring in early years can be remedied by positive experiences in later life. तो यहाँ पे एरिक एरिक्सन क्या बोल रहे हैं कि पहले तो एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी दी चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस की, और उन्होंने बोला कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो है वो स्टेजेस के ये सीरीज़ के थ्रू डेवलप होते हुए जाती है और सारे ही स्टेजेस इंटर रिलेटेड हैं. फिर एरिक एरिक्सन ने ज़्यादातर जोर किस पे दिया? सोशल इंटरेक्शन पे, कि चाइल्ड और सोसाइटी के बीच में जो सोशल इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो है बच्चे की डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट हो रहा है. फिर एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल स्टेज के बारे में बात की जो कि बर्थ से लेके लेट अडल्टहुड तक चलता है. एरिक एरिक्सन ने बोला कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट है ना, ये डाइकोटॉमिस मतलब दो क्वालिटीज़ लेके चलता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. मतलब या तो हम किसी पे विश्वास कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं. तो हर एक डेवलपमेंट का दो पहलू होता है. डाइकोटॉमिस, ये जो वर्ड है डाइकोटॉमिस, ये इंपॉर्टेंट है आंसर में लिखना, बिकॉज टीचर्स को ना मेन वर्ड चाहिए होता है कि हमने आंसर में वो लिखा है कि नहीं. तो डाइकोटॉमिस ऑफ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ एंड डेंजर्स. डाइकोटॉमिस दो क्वालिटीज हो सकती है, एक तो वो क्वालिटी जो हम चाहते हैं और एक दूसरा डेंजर. ठीक है. अब समझो डेवलपमेंट में अगर कभी डिफ़िकल्टी अराइज हो गई, ठीक है, तो वो जो डेंजरस ट्रेट है वो नेगेटिव होगा. और एरिक एरिक्सन बिलीव करते हैं कि अगर किसी के लाइफ में पहले कुछ बुरा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है और आगे चल के बड़े होने के बाद उसके लाइफ में कुछ अगर पॉजिटिव होता है तो वो उस बुरे वाले एक्सपीरियंस को थोड़ा कवर अप कर सकता है, रेमेडी कर सकता है, और इंसान वो बुरी चीज़ें भूल के आगे बढ़ सकता है. According to Eric Erickson's view, each stage revolves around a conflict which appears during that stage and needs to be resolved positively for healthy personality development. एरिक एरिक्सन के हिसाब से वो कहते हैं कि हर एक स्टेज जो है डेवलपमेंट का वो कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड घूमता है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं और उस स्टेज के दौरान ही उसको पॉजिटिवली रिजॉल्व करना चाहिए ताकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेल्दी वे में हो सके. सो चलिए देखते हैं वो क्या स्टेजेस थे एरिक एरिक्सन ने दिए हैं. तो पहला जो स्टेज दिया है एरिक एरिक्सन ने वो है अ सेंस ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. देखिए दो क्वालिटीज़ है ना, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, मतलब डाइकोटॉमिस. ठीक है. अ सेंस ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. और ये जो स्टेज है ये
जन्म से लेके 1 साल तक की उम्र के लगभग रहता है, ठीक है, 0 to 1 ईयर के एज में रहता है। अ सेंस ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेज इन हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत ही बेसिक स्टेज है किसी भी हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। द फर्स्ट बेसिक psychosocial attitude which infants have to learn and develop is to trust himself and his environment। सबसे पहला बेसिक साइकोसोशल एटीट्यूड जो बच्चे के अंदर होना चाहिए और जो वो लर्न करना चाहिए वो ये कि वो पहले खुद पे विश्वास करे और अपने एनवायरनमेंट पे विश्वास करे। The sense of trust will arise out of his experience with the mother एंड लेटर विद सिग्निफिकेंट पीपल इन हिज फैमिली। ये जो सेंस है ट्रस्ट का, ये बच्चे के अंदर तब आएगा जब वो अपने मदर के साथ एक्सपीरियंस कैसा करता है उस पे ऊपर डिपेंड करता है, और वो अपने फैमिली मेम्बर्स जो इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ बच्चे का कैसा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे बच्चे का जो ट्रस्ट है वो डेवलप होगा। During this stage, the infant is completely dependent on others for the fulfillment of his basic need। इस स्टेज में बच्चा जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड रहता है ना, अपने फैमिली के ऊपर, मदर के ऊपर completely डिपेंड रहता है दूसरों के ऊपर उसकी बेसिक नीड पूरी होने के लिए। द चाइल्ड बिगिंस टू ट्रस्ट द वर्ल्ड व्हेन हिज नीड्स आर मेट। बच्चा जो अपने एनवायरनमेंट है, अपने वर्ल्ड दुनिया को ट्रस्ट करने लगता है जब उसके बेसिक नीड्स पूरे होने लगते हैं। जैसे कि उसको भूख लगी है और उसको खाना मिल गया। ही इज़ फेड व्हेन हंग्री, केप्ट वार्म एंड सेफ, हैंडल्ड विथ लविंग केयर। इफ़ his needs are satisfied and if the caretaker are able to communicate genuine affection, then children learn to find the world as trustworthy। है ना, अगर बच्चे की भूख को पूरा किया गया, बच्चे की हर एक नीड को सेटिस्फाई किया गया, बच्चा का जो केयर टेकर है वो जेन्युइन अफेक्शन कम्युनिकेट कर पा रहा है बच्चे के साथ, तब जो बच्चा है उसके वो क्या करेगा, अपने एनवायरनमेंट को ट्रस्ट करेगा। दिस बिल्ड्स अप ट्रस्ट इन हिमसेल्फ एंड एनेबल्स हिम टू मीट द न्यू अनएक्सपेक्टेड एंड फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन दैट कम्स लेटर। अगर ऐसा होता है कि बच्चा ट्रस्ट करने लगता है अपने एनवायरनमेंट को, तो उससे क्या होगा, वो बच्चे को इस काबिल बनाएगा कि इन फ्यूचर कभी उसके साथ अनएक्सपेक्टेड फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन भी आ गई तो उसको हैंडल कर सकता है। On the other hand, if their child are not fulfilled, the child gradually loses his sense of faith in the world around him and he views the world him with suspicions and mistrust। अगर उसकी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हुई तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। The most crucial time for the development of this stage is the earliest months of life। सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है डेवलपमेंट का इस स्टेज में वो होता है उसके लाइफ के जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं वो। द इन्फेंट्स नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम experiences which produce mistrust which can overpower him। है ना, बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसे एक्सपीरियंस से जो उसके अंदर मिसट्रस्ट ला सकते हैं। जैसे कि इवन अ ब्रीफ सेपरेशन फ्रॉम अ मदर मे प्रोड्यूस अ डिस्ट्रेस इन द इन्फेंट। माँ और बच्चा बहुत टाइम तक अलग हैं तो उससे भी बच्चे के अंदर डिस्ट्रेस हो सकता है। सो मदर अडेप्ट्स completely to the infant in the first week and months by her sensitive management। इसीलिए शुरुआती दिनों में माँ को अपने बच्चे के साथ एकदम रहना है, हमेशा रहना है और उसको सेंसिटिव मैनेज करना है, ठीक है। स्लोली she withdraws this complete adaptation। She senses the infant is ready to tolerate delays and frustration or has developed sufficient trust। धीरे धीरे माँ क्या करती है, अब बच्चे को अपने आप से दूर करती है, थोड़ा सा डिले करती है। जब वो जान जाती है कि हाँ बच्चा अभी रेडी है टॉलरेट करने के लिए कि वो डिलेज और फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट है टेक्स प्लेस एज टाइम पासेस, द इन्फेंट बिल्ड अप अ लार्ज बैंक अकाउंट ऑफ ट्रस्ट। जैसे जैसे समय बीतता है बच्चे क्या ना बैंक अकाउंट बन जाता है ट्रस्ट का और बैंक अकाउंट बन सकता है मिसट्रस्ट का, फ्रॉम विच ही कैन ड्रॉ। हीज मदर देन एक्सपेक्ट हिम
टू एडजस्ट टू हर नीड्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। माँ भी चाहती है कि बच्चा माँ को भी समझे और बाकियों के ज़रूरतों को भी समझे। बाय हर एक्सपेक्टेशंस द मदर शोज ट्रस्ट इन हिम and his growing capacity to delay satisfaction. Infant differs in their responses. Some grows to trust easily and others find it difficult. हर बच्चा अलग होता है। हो सकता है कुछ बच्चा समझ जाए अपनी माँ को कि हाँ मम्मी आने में क्यों लेट कर रही है, और कुछ बच्चे नहीं समझते। इट इज़ द मदर्स सेंसिटिव हैंडलिंग। अब ये डिपेंड करता है कि माँ अपने बच्चों को कितने सेंसिटिव तरीके से हैंडल करती है, विच डेवलप्स अ हेल्दी बैलेंस ऑफ ट्रस्ट ओवर मिसट्रस्ट। और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहता है अर्ली चाइल्डहुड में भी, या फिर पूरे लाइफ टाइम के लिए भी कंटिन्यू रह सकता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट अर्ली चाइल्डहुड एंड इवन थ्रू आउट लाइफ। तो पहले स्टेज में हमने देखा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 to 1 ईयर तक चलता है। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स के एज तक चलता है। सेंस ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स तक चलता है। द चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। ही डज नॉट वांट हेल्प फ्रॉम अदर्स। He likes to do things in his own way and assert his independence. It is I do it stage, and if he allowed to do it, the child begins to organize himself and understand his capabilities. It is the age of no and doing opposite of what the adult commands. When the child is allowed to be independent, he feels that I am someone. Parents can help their children in developing a healthy sense of autonomy through a balance of firmness and permissiveness. देखो इस स्टेज में क्या होता है, अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा है वो ऑटोनॉमी का जो सेंस है वो डेवलप करता है। वो उसको किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, उसको हर काम अपने तरीके से करना है, अपनी इंडिपेंडेंस दिखानी है। ये स्टेज ऐसा है कि ये मैं करूँगा, आई डू इट स्टेज इसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे को अलाउ करना चाहिए कि वो ये कर सके। ठीक है, फिर अगर हमने अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है तुम ये करो, तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है, और ये जो एज है ना, ये नो का एज है। मतलब जो भी है बड़े बोलेंगे वो उसको ना, उसका उल्टा ही करना है, अपोजिट करना है। अगर बच्चे को हमने अलाउ किया तो वो इंडिपेंडेंट बनेगा, उसको ऐसा फील होगा कि मैं भी कोई हूँ, आई एम समवन। ठीक है, और पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए बच्चे के अंदर हेल्दी सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप करने के लिए। ठीक है, थ्रू अ बैलेंस ऑफ फर्मनेस एंड परमिसिवनेस। अब ऐसा नहीं कि बच्चे को सब कुछ ही अलाउ कर दो, बैलेंस रहना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस और परमिशन देने में दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। पेरेंट्स शुड डिसाइड द लिमिट ऑफ फ्रीडम। पेरेंट्स डिसाइड करने चाहिए लिमिट, कितना फ्रीडम देना है बच्चे को, लिमिट ऑफ फ्रीडम फॉर चिल्ड्रन, कीपिंग द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट इन माइंड, है ना। During this stage, mutual adaptation between the mother and the child is important. The mother must give sufficient freedom to balance necessary dependence of the child on her and the doubts he feels about his ability to be autonomous. म्यूचुअल अडेप्टेशन होना चाहिए मदर और बच्चे के बीच में। मम्मी जो है वो सफिशिएंट फ्रीडम देनी चाहिए ताकि एक सफिशिएंट ना बोलते हैं फ्रीडम मिल सके बच्चे को, और वो भी बैलेंस कर सके, अपनी ऑटोनोमस एबिलिटी दिखा सके। हेंस द पेरेंट्स शुड यूज़ माइल्ड एंड लेस फ्रीक्वेंट डिसिप्लिन। इस एज में बच्चों के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, नॉर्मल स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और लेस थोड़ा सा डिसिप्लिन कर सकते हैं। When the child feel that he is deciding what to do, avoid confrontations, introduce play elements to make a child feel important in his small world, है ना। अगर ये फील करता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसको अपनी दुनिया में उसको इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहिए। चिल्ड्रन हु आर नॉट गिवन लेजिटिमेट फ्रीडम टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट डेवलप डाउट about their abilities to perform a specific task and become self। जो बच्चों को ऐसा फ्रीडम नहीं मिलता
तो वो बच्चे डाउट मतलब अपने लिए डाउट क्रिएट कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे मैं तो कर ही नहीं सकता, है ना? उनके उनको सेल्फ डाउट होने लगता है और डरने लगते हैं अपने ओन वीकनेस के लिए। शेम इज़ अदर पार्ट ऑफ this feeling and which can be developed in the child if they experience doubt and feeling of helplessness regarding his capacities मतलब फिर धीरे धीरे बच्चे के अंदर शर्म भी आने लगे कि अरे मैं ये नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि समझो कोई बच्चा ठीक है और वो खाना खाने के बाद उसने प्लेट लिया और बोला कि मम्मा मैं इसको रखूँगा किचन में। अब उसकी मम्मा ने उसको डाँट के बिठा दिया कि नहीं तुम गिरा दोगे, तो वो बच्चा बोल रहा है नहीं, नहीं मैं तो रख लूँगा। अब बच्चा उठ के गया रखने के लिए और उससे उसके हाथ से वो प्लेट गिर गई। अब अगर उस स्टेज पे उसकी मम्मी ने उसको डाँट दिया, ठीक है? फिर नेक्स्ट टाइम फिर से डाँट दिया, नेक्स्ट टाइम फिर से डाँट दिया, ऐसे करते-करते बच्चे को डाउट होने लगेगा अपने ऊपर कि अरे मैं तो एक प्लेट भी नहीं रख सकता, और वो नेक्स्ट टाइम ट्राई ही नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर डाउट और शेमनेस दोनों आ गई है, ठीक है? लेकिन फर्स्ट टाइम जब प्लेट गिरा था उस वक़्त अगर उसकी मम्मी उसको समझाती कि कोई बात नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो ना, धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, तब बच्चा ट्राई भी करता। तो यही है ऑटोनॉमी और डाउट और शेम। थर्ड स्टेज देखते हैं। थर्ड स्टेज है अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब जो सेकेंड स्टेज है उसका ही आगे होगा कि बच्चे को अगर ऑटोनोमस अच्छे से हो गया तो वो चीज़ों को इनिशिएट करेगा, शुरुआत करेगा। लेकिन डाउट और शेम में है तो फिर उसको गिल्ट होता रहेगा, वो स्टार्ट ही नहीं करेगा, ठीक है? अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो कि 3 साल से 6 साल तक की उम्र में चलता है। चिल्ड्रन ग्रो एट अ वेरी रैपिड रेट इन ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशंस सच एज social, physical, intellectual, emotional, etc. At this stage, social boundaries of the child expand beyond home environment. The child explores, investigates actively, and take initiatives. Children may express their autonomy in behavior, which is called initiative. The child devotes his energies to self improvement and to the conquest of people and things. He develops a conscience, a sense of being responsible for actions. He is full of energy and does efforts to produce new things. But on the other hand, he finds that he is still a child in many ways, and this may lead to a feeling of inferiority complex. The children also develop a feeling of right or wrong. If the feeling of guilt is overtaxed by moralistic parents and teachers, children may develop feeling of guilt or badness which may inhibit their urge to test themselves in expanding social world. अब देखो ये जो स्टेज है अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इस स्टेज में क्या होता है बच्चा जो है ना बहुत ही रैपिड बहुत ही फास्ट तरीके से हर तरीके से बढ़ता है, सोशली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली। और ये जो स्टेज है इस स्टेज में बच्चा अपने घर से बाहर उसकी जो सोशल बाउंड्री है, लोगों से मिलना जुलना, वो सब बढ़ता है। चाइल्ड जो है एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, इन्वेस्टिगेट करता है चीज़ों को और खुद डिसीजन लेता है, इनिशिएट करता है, अपने बिहेवियर में ऑटोनॉमी दिखाता है कि मतलब पहले जब वो छोटा था तो खाना कब खाना है कब नहीं खाना है पहले उसकी मम्मी डिसाइड करती थी, लेकिन अब जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो वो खुद डिसाइड कर रहा है ना, अपने बिहेवियर में ऑटोनॉमी दिखा रहा है, उसको हम बोलेंगे इनिशिएटिव। और बच्चे के अंदर ना बहुत सारी एनर्जी रहती है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने लगता है ना? और लोग उसको क्या बोल रहे हैं, जैसे कि लेट्स से कि उसने अच्छे से डांस किया और कोई उसकी तारीफ़ कर देगा, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ, हाँ, ये राइट है, ये रॉन्ग है, उसने मेरी तारीफ़ की, अब मैं और काम करूँगा। लेकिन वहीं पे अगर उसका उल्टा हो जाए कि कोई उसको उसके काम को सराह नहीं रहा है, उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बच्चे नहीं कर सकते। अब ये टीचर्स और पेरेंट्स और उनके सोशल वर्ल्ड में जो भी रहता है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को इन्फीरियर ना फील कराएं, उनको छोटा ना फील कराएं, उनको बोलें हम कि हाँ आप ये कर सकते हो, ठीक है? तो ये है सेंस ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नेक्स्ट स्टेज है अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी जो कि 6 साल से 11 साल तक की उम्र तक रहता है। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ ईगो ग्रोथ
इस पीरियड में ईगो ग्रोथ होता है, इन विच द पर्सनालिटी कंटिन्यूज टू डेवलप एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल children become more sure of their abilities. They industriously work at learning the academic and social skills, thus trying to measure up to the standards held for them by their families and the society. Children want to do their job well instead of merely starting them and exploring them. They are interested in successful achievements of results. It is also a period in which feeling of inferiority are common because failures makes the children guilty. According to Eric Erikson, a child becomes ready to apply himself to given skills and tasks which go far beyond the mere playful expression. And if the skills are not made to apply or if his energies are suppressed, then inferiority may develop in them. देखो इस स्टेज में क्या होता है इंडस्ट्रीज और इन्फीरियोरिटी में, ये जो स्टेज है ना ये ईगो ग्रोथ वाला स्टेज है, इसमें ईगो ग्रोथ है। इसमें जो बच्चा है ये अपने एबिलिटीज़ के बारे में और श्योर हो जाता है कि अरे ये तो मैं कर ही सकता हूँ, और बहुत मेहनत से काम करने लगता है अपने एकेडमिक और सोशल स्किल्स के लिए, ताकि उसके पेरेंट्स और फैमिली और सोसाइटीज़ ने जो उसके लिए स्टैंडर्ड्स ना बना के दिए हैं कि तुमको ये करना है, तो बच्चा उन चीज़ को अचीव करने लगता है। अब सिर्फ वो खेल कूद के नज़रिए से नहीं, उस चीज़ को उसको अचीव करना है इस नज़रिए से देखने लगता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है ऐसा, ठीक है, तो इन्फीरियरिटी डेवलप होने लगती है बच्चे के अंदर। तो इसीलिए हमें बच्चों को बताना है कि आप ये कर सकते हो, और अभी आप छोटे हो तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन डू इट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन, जो कि 12 साल से 18 साल तक की उम्र में चलता है। इसमें क्या है, कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन द यंग माइंड एट दिस स्टेज। इस स्टेज में कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट होता ही है यंग स्टेज पे। द यंग वंस और द अडोलसेंस आर स्टार्टिंग to discover their own identity. In this case, they are unable to establish a sense of stability in various aspects of their life. Role confusion is resulted. देखो ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, 12 से 18 साल तक की उम्र में बहुत सारा कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है यंग माइंड में। और यंग माइंड जो है या जो अडोलसेंस है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को डिस्कवर करने लगते हैं। अगर उन्होंने डिस्कवर कर लिया तो उसको हम बोलेंगे सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और अगर नहीं कर पाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, रोल कन्फ्यूजन है, तो रोल कन्फ्यूजन रिजल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसे हम यंग अडल्टहुड एज में आता है ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब ये जो स्टेज है जहाँ पे यंग जो है वो मैच्योर हो गया है, अपनी खुद की आइडेंटिटी को उसने पहचान लिया है, और अब वो क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से दूसरे लोगों के साथ मिलजुल सकता है ना। अब वो रेडी है इंटीमेट होने के लिए, इंटीमेसी करने के लिए। अब वो सोच सकता है कि उसको किसके साथ शादी करनी है, कौन सा राइट पर्सन होगा जिसके साथ वो अपनी आगे की ज़िंदगी बिता सकता है। और अगर समझो ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो जो पर्सन है अकेला रह जाएगा और आइसोलेशन डेवलप हो जाएगा। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, दिस स्टेज इज वेयर द यंग इज मेच्योर इनफ टू फ्यूज हिज आइडेंटिटी विथ अदर। He is ready for intimacy, he can think of marriage, he chooses the right person with whom he can live his next stage of life. It is found that if no intimacy is developed, then the person may left all alone, that is the person has to face isolation, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन, जो कि मिडिल एज होता है। इसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल है वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, और वो जर्नलाइज करता है कि क्या उसने अच्छी लाइफ जी है, क्या उसको जो चाहिए था उसने वो पाया है, क्या वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। और अगर इस स्टेज में इंडिविजुअल जो है वो जर्नलाइज करता है, ठीक है, और वो अपने आप को संतुष्ट पाता है तो वो जेनरेटिविटी, और नहीं पाता है तो स्टैग्नेंट। The individual starts thinking about his past life. He journalizes whether he has had a good life, and if so, there is a feeling of satisfaction. It is also the stage where individual is primarily concerned with establishing and guiding the next generation.
Those who are unable to engage in this process become stagnant. Now, the last stage is integrity versus despair, old age. Integrity means the expect acceptance of one's one and only life cycle. The individual decides whether his life was successful or not. If he's satisfied, it is integrity, and if he isn't, then it become despair for him. मतलब अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचना कि क्या मैंने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है, नहीं किया है। अगर वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है तो उसके अंदर इंटीग्रिटी की फीलिंग आएगी, अगर नहीं है तो डिस्पेयर की फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे 8 स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन। फर्स्ट स्टेज क्या था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट या फिर शेम। थर्ड स्टेज था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फोर्थ इंडस्ट्री एंड इन्फीरियॉरिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। फिर इंटीमेसी और आइसोलेशन सिक्स स्टेज। सेवेंथ जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड द एट वन इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ओके, अब ये जितने भी सारे स्टेजेस हमने पढ़े हैं उसका क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, ठीक है, उसको कैसे एज अ टीचर हम स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखा फर्स्ट स्टेज में? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बच्चों को ऑटोनॉमी देना, फ्रीडम देना। ठीक है, तो उसके हिसाब से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? पहला, द प्री स्कूल चिल्ड्रन शुड बी परमिटेड टू एंगेज देमसेल्व्स in a considerable free experimentation so that the development of autonomy is encouraged in them. At kindergarten stage, self-initiated activity must be given maximum importance. जो प्री स्कूल है वहाँ पे हमें बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाना चाहिए जहाँ पे वो खुद से इनिशिएटिव ले सकें, ताकि उसके वजह से क्या इंक्रीज़ हो, क्या आ जाए उनके अंदर, ऑटोनॉमी आ जाए। At the primary and elementary level, children at the age of industry versus inferiority, competitions must be avoided, otherwise they may develop inferiority feeling among those who fail to complete successfully. On the other hand, the children should be given opportunities and encouragement to experience the pleasure of work completion and steady attentions and preserving diligence. तो जो प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इंडस्ट्री और इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग जो है इस स्टेज पे आने की संभावना होती है। तो हमें ना कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अगर कंपटीशन में फेल हो गए उनके अंदर तो इन्फीरियॉरिटी आ जाएगी ना। तो इसके बदले कि हम कंपटीशन कराएं, इससे अच्छा हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। उनको हम खुश कर सकते हैं, हम उनके जो वो ध्यान से स्टडी अटेंशन दे रहे हैं, है ना, अपना काम दिल लगा के कर रहे हैं, प्रिजर्विंग डिलीजेंस, तो हम उन सब के लिए उनको प्रेज कर सकते हैं। बट कंपटीशन प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। फिर जब बच्चे सेकेंडरी स्कूल में आ जाते हैं तो अब इस स्टेज में क्या है? आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन स्टेज है ये। तो हर बच्चा जो है सर्च में रहता है फॉर न्यू आइडेंटिटी। तो टीचर जो है वो हेल्प करनी चाहिए, एनकरेज करनी चाहिए बच्चे को कि वो अपना पर्सनल अपीयरेंस जो है, जो भी है, उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, secondary school pupils are at identity versus role confusion stage. Each student is in the search for new identity. The teacher should encourage by helping pupil as accept their personal appearance by urging to select short term goals if delayed career choice to threaten। अगर समझो ऐसा नहीं हुआ, बच्चे का रोल कन्फ्यूजन हो गया, तो उसका जो करियर चॉइस है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इफ़ डिलेड करियर चॉइस टू थ्रेटेंड एंड बाय शोइंग देम दैट यू रिकग्नाइज देम एज अ पर्सन ऑफ वर्थ, तो हम उनको बता सकते हैं कि हाँ तुम्हारी वैल्यू है, अच्छे पर्सन हो। ऐसे करके हम एज अ टीचर सेकेंडरी स्टेज के जो बच्चे हैं उनकी आइडेंटिटी फाइंड करने में हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, द अडोलसेंस। अब सेकेंडरी स्कूल से अब बच्चे बड़े हो गए, एडोलसेंस स्टेज पे आ गए हैं, 18 के ऊपर हो गए हैं। तो अब क्या, ये जो अडोलसेंस एज है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल कन्फ्यूजन हो जाता है। और जो अडोलसेंस है ना,
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। द अडोलसेंस इज़ अ पीरियड व्हेन देयर मे बी रोल कन्फ्यूजन बिकॉज द अडोलसेंस डू नॉट हैव अ क्लियर कंसेप्शन ऑफ appropriate types of behavior that other will react favorably. Gender role are particularly important because they establish a pattern of many types of behavior. Occupational choice is also a major decision leading to sense of identity. Hence, in school, each individual should be encouraged to decide what appropriate behavior is for members for each gender, that it is not necessary to make final commitment to a particular job since many people change careers. देखो, हर एक स्कूल में ना हमें बच्चों को बताना चाहिए कि हर एक जेंडर का क्या रोल है। हाँ, ये कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि जो पीपल है वो अपने जॉब्स और करियर्स को चेंज करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ इसके लिए फिक्स्ड है ना? हर कोई चेंज कर सकता है अपना जॉब। Next, a person who is unable to overcome role confusion may attempt to resolve inner conflicts by choosing a negative identity. The teacher should be patient if he suspects disruptive behavior on the part of some student is due to acting out negative behavior. He should try to control negative behavior in such a way that a troublemaker is not confined as a troublemaker. कोई कोई बच्चे होते हैं ना जो रोल कन्फ्यूजन की वजह से फिर अपना नेगेटिव आइडेंटिटी वो लोग चूज़ कर लेते हैं। तो टीचर को ध्यान देना चाहिए ऐसे बच्चों के ऊपर, और उन्हें बताना चाहिए कि आप जो नेगेटिव बिहेव कर रहे हो उससे कैसे बाहर निकलना है। तो ये था एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। आई होप ज़रूर इस वीडियो से और इस थ्योरी से हम सब ने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस थ्योरी को हम कैसे अब एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स भी, अगर इन फ्यूचर हम सब पेरेंट्स अगर बने तो कैसे हम इस थ्योरी को अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उनका बेस्ट डेवलपमेंट करा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू श्वेता त्रिपाठी चैनल। थैंक यू।